वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम अपने एथिक्स की जो न्यू टॉपिक के लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अगले टॉपिक फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप यानी कि निष्पक्षता और गैर पक्षपातीयता या फिर हम कहें असंलिप्तता का दार्शनिक आधार, इस टॉपिक की बात करने वाले हैं। दोस्तों, एथिक्स आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में भी एथिक्स से सवाल पूछ रही है। कल का पेपर आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है? तो मतलब एथिक्स आजकल बिना सिलेबस में दिए हुए यूपीएससी पूछ रही है, तो क्या पता आरएएस वालों को भी मजा आ जाए कि चलो ठीक है यार, यूपीएससी पूछ रही है तो हम भी जो है अब सवाल पूछ लेते हैं एथिक्स से प्रीलिम्स में। ठीक है, जोक सपाट ऐसा नहीं होगा आरएएस में मोस्ट प्रोबेबली, पर फिर भी एथिक्स की चीजों को हमें अपने मेंस एग्जाम से पहले या फिर मैं कहूं प्रीलिम्स जो हमारा एग्जाम है उससे पहले एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, इस लेक्चर के नोट्स जैसे आप सभी को पता है कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और एक और बात मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि एथिक्स का फाउंडेशन कोर्स हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स एथिक्स का जल्दी ही मिनिमल प्राइस में विथ नोट्स विथ प्रॉपर क्लासेस आपके पास आने वाला है। उसके बारे में आपको राकेश सर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जल्दी ही दे देंगे। ठीक है, और मैं यही कहूंगा कि प्रीलिम से पहले एथिक्स से सब्जेक्ट आपका जरूर तैयार होना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने पहले कहीं से एथिक्स पढ़ रखा है या फिर अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं किया है, सभी के लिए ये जो लेक्चर क्लास हमारी फाउंडेशन कोर्स होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम मिनिमल टाइम में बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपका जो है मैक्सिमम चीजें कवर कर लेंगे। और ये क्लासेस देख के आपको पता पड़ गया होगा किस तरीके से हम जो है सारे एग्जाम्पल, सारे डायमेंशन, सारे कोड्स वगैरह सब कुछ साथ लेके चलते हैं, जिससे कि जो हमारा एथिक्स का आंसर बने एग्जाम में वो सभी लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो, उसमें सारे डायमेंशंस कवर्ड हो। हम जीएस के बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज को एथिक्स में कैसे यूज करें वो भी साथ के साथ इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। चलिए अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप। अब निष्पक्षता और गैर पक्षपातीयता आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। ठीक है, पहले क्या था, ये फिलोसॉफिकल बेसिस वाला टॉपिक जो है वो केवल इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा के लिए था, लेकिन अब इन दोनों के लिए भी नए सिलेबस में डाल दिया गया है। अब सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जो एथिकल वैल्यू है, जब मैं बोल रहा हूं उसका फिलोसॉफिकल बेसिस, उसका दार्शनिक आधार, तो इसका क्या मतलब होता है सर? या इसमें हम कुछ नया पढ़ेंगे? जी नहीं, जी नहीं सर। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, भारत और विश्व के जितने भी दार्शनिक हैं उनका क्या योगदान है। ठीक है, वहीं से हमें चीजों को उठाना है। फिलोसॉफिकल बेसिस का मतलब क्या है कि निष्पक्षता और गैर पक्षपातीयता के बारे में कौन कौन से फिलोसोफर ने बोला है, कौन कौन से फिलोसोफर्स के आइडिया से ये दोनों वैल्यूज निकल के हमारे सामने आए हैं, उनको हमें पढ़ना है। समझ में आ गया? यानी कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बस उसी को ही हमें रिफाइन करके पढ़ना है, उसी को हमें और डीप में जाके पढ़ना है, क्योंकि स्पेसिफिकली अब हमने सिलेबस में इसको मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं। हम यहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट लेंगे इन दोनों वैल्यूज का मतलब समझेंगे। सबसे पहले इनका फिलोसॉफिकल बेसिस देख लेंगे कि कौन कौन से थिंकर ने अपनी फिलोसॉफी के अंदर इनकी बात करी। फिर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में इनका क्या यूसेज है दोनों का। ठीक है, फिर हम देखेंगे इनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों वैल्यूज के अंदर आपस में क्या डिफरेंस है। मतलब जब हम नॉर्मल सुनते हैं गैर पक्षपातीयता और निष्पक्षता, तो हमें लगता है कि दोनों सेम ही तो बात है, पर दोस्तों ये दोनों बातें सेम नहीं है, इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, उसको हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अगर वो डिफरेंस आप नहीं समझोगे तो हो सकता है सवाल केवल गैर पक्षपातिया पे आए और आप निष्पक्षता वाली चीजें उसमें लिखने लग जाओ, तो आपको एज इट इज सही नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला टर्म उठाते हैं जिसका नाम है इम्पार्शियलिटी या निष्पक्षता। निष्पक्षता मतलब कोई भी पक्ष आपको नहीं लेना है, आपको पूरी तरीके से न्यूट्रल होकर काम करना है। जितने भी पक्ष आपके सामने आएंगे उन सबका एक समान रूप से मूल्यांकन करना है आपको। जैसे कि मान के चलिए आपके सामने 4 लोग आ गए, ठीक है, जब आप कोई डिसीजन लोगे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के, तो आप किसी भी 4 लोगों के व्यक्ति के प्रति कोई पक्षपातियता नहीं कर सकते। हो सकता है कि उन 4 में से एक आपके चाचा जी हो सकता है कि उन 4 में से एक आपका दोस्त हो सकता है कि कोई एक दुश्मन हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका पर्सनल रिलेशन उसके साथ है उसके बिहाफ पर आप उनसे बिहेव करोगे, नहीं। ठीक है, उसके बिहाफ पे बिहेव नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए वो चारों लोग क्या है, चारों लोग प्रशासन के सामने वो
एक समान है। यही चीज कहता है निष्पक्षता, यानी सभी पक्षों का आप एक समान रूप से मूल्यांकन करोगे बिना किसी पूर्वाग्रह के। कोई प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए आपके अंदर। लेट्स से आप कोई जॉब का इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आपके मन में ये पूर्वाग्रह बैठा हुआ है कि इस काम के लिए तो महिलाएं सूटेबल नहीं है यार, ठीक है, ये काम तो कोई पुरुष ही कर सकता है। लेट्स से एक ड्राइवर की जॉब का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते मन में पहले से ही कि यार महिलाएं को तो गाड़ी चलाना आती ही नहीं है, किसी अधिकारी की गाड़ी कोई महिला चला ही नहीं सकती, मैंने आज तक देखी ही नहीं कि किसी फीमेल ने ऐसी गाड़ी चलाई हो, ठीक है। नहीं, जहां पर किसी पोस्ट के लिए स्पेसिफिक जेंडर है, जैसे कि लेट से आपको कोई नर्स का रिक्रूटमेंट करना है और फीमेल नर्स का रिक्रूटमेंट करना है, वहां पर ठीक है, वहां पर आप सिर्फ फीमेल्स को ही लोगे। लेकिन अगर कोई ऐसी पोस्ट है लेट से ड्राइवर का, तो भाई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, कहीं लिखा तो है नहीं कि ड्राइवर केवल मेल ही होगा। तो कोई प्रेजुडाइज आपके मन में नहीं होना चाहिए, कोई पूर्वाग्रह आपके मन में नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात या भेदभाव आपको नहीं करना, ठीक है। चाहे कोई व्यक्ति आपका दोस्त है, दुश्मन है, आपकी कास्ट का है, आपके धर्म का है, विपरीत धर्म का है, नहीं, सब एक समान है आपके लिए। वस्तुनिष्ठ रूप से, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी को आपने पढ़ लिया होगा। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ लॉ रूल्स इनके बेस पे काम करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली हर सिचुएशन में हमें लॉज और रूल्स को फॉलो करना है, तो सिर्फ हम लॉज और रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से जब आप काम करोगे तो आप कहलाओगे निष्पक्ष व्यक्ति, इम्पार्शियल व्यक्ति, ठीक है। इम्पार्शियलिटी का मतलब समझ में आ गया। अब कहां कहां पे इसका रोल है प्रशासन के अंदर, वो तो हम आगे पढ़ लेंगे। पहले जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि दार्शनिक आधार क्या है, कौन कौन से आपके फिलोसोफर्स और थिंकर्स ऐसे हैं जिन्होंने इम्पार्शियलिटी के बारे में लिखा है। पहली चीज, हम सभी लोगों ने कांट को पढ़ा है। जब हम सभी लोगों ने कांट को पढ़ा तो कांट अपने निरपेक्ष आदेश कैटेगोरियल इंपेरेटिव में पहला सिद्धांत देते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। उसमें कांट क्या बोलते हैं कि हमें कोई भी काम जो करना है वो ये सोच के करना है कि क्या ये एक यूनिवर्सल लॉ बन सकता है, क्या सभी लोग अगर ऐसा करने लग जाएं, क्या सभी लोग अगर ऐसा करने लग जाएं तो क्या होगा इस दुनिया का। अगर आप ये सोच के कोई काम करोगे तो आप हमेशा निष्पक्ष रूप से काम करोगे। एग्जाम्पल से समझो, मान के चलिए कि कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर है, चलो एडमिनिस्ट्रेटर छोड़ो, मान के चलिए कि कोई एक ट्रैफिक हवलदार है, ठीक है। अब सिग्नल पे एक गाड़ी ने रेड लाइट क्रॉस करी, उसने उस गाड़ी को पकड़ लिया। जैसे ही उस गाड़ी को उसने पकड़ा तो उसके अंदर उसने देखा कि ये क्या, ये तो मेरे मामा जी हैं। अब क्या होना चाहिए भाई, रियल लाइफ में तो ये होगा कि उसको छोड़ देगा, अरे अपने तो अपने ही मामा जी हैं। लेकिन क्या निष्पक्षता ऐसा कहती है, क्या सार्वभौमिकता का नियम ऐसा कहता है? अगर मान के चलिए हर कोई व्यक्ति ऐसे जो है ट्रैफिक लाइट क्रॉस करने वाले को हम छोड़ दें कि यार ये किसी का ये है किसी का वो है, तो क्या होगा इस दुनिया में, ट्रैफिक रूल्स तो कभी फॉलो ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या यूनिवर्सिटी का लॉ ये कहता है कि कोई भी काम ऐसे करो कि अगर यूनिवर्सल लॉ बन जाए कि हर कोई ऐसा करने लग जाए तो क्या होगा इस दुनिया का, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो लॉ है वो लेकर आपके निष्पक्षता को प्रारंभ करते हैं कांट। तो कांट के यूनिवर्सिटी लॉ के अंदर आपकी निष्पक्षता चालू होती है। सेम एक एग्जांपल ये है कि सभी नागरिकों के साथ आपको समान व्यवहार करना है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर आपके सामने आते हैं। तो पहला फिलोसॉफिकल बेसिस आ गया मेरे पास इम्पार्शियलिटी का। हाँ, एक और चीज यहां जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि यहीं तक आपका सीमित हो, इसके अलावा बहुत सारे थिंकर्स आपने कहीं पढ़े हो जो कि इम्पार्शियलिटी के बारे में कहते हैं, तो वो भी यहां पे इंक्लूड हो जाएगा। बस केवल उनका जो सिद्धांत है वो निष्पक्षता के सिद्धांत से मैच करना चाहिए उनकी बातें, ठीक है, अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुकरात के कोई सिद्धांत को कि सद्गुण नीति शास्त्र को या फिर ज्ञान ही सद्गुण है को लेकर मैं निष्पक्षता में ले आऊं, नहीं, निष्पक्षता के बारे में उसको बोलना चाहिए, सेम चीज है, ठीक है। चलो, कांट का हमारा सार्वभौमिकता का सिद्धांत को हमने लिंक कर दिया। दूसरा, महात्मा गांधी, गांधीयन एथिक्स हमारे सिलेबस के अंदर है, वहां पे हम एक चीज पढ़ते हैं, सर्वोदय, सभी का सभी प्रकार से उदय। मतलब क्या है, सभी का उदय कर रहे हो आप, सभी प्रकार से कर रहे हो, कोई भी तरीके से इंपार्शियलिटी नहीं कर रहे हो। यहां पर हम कंपैरिजन पढ़ते हैं उपयोगितावाद का और महात्मा गांधी के सर्वोदय का। उपयोगितावाद क्या कहता है, मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट, यानी
वो कुछ मिनिमम लोगों को छोड़ देता है, वो कुछ कुछ व्यक्तियों को, कुछ अल्पसंख्यक को छोड़ देता है। जहां उसने छोड़ दिया तो वहां इंपार्शियलिटी कहां रही? इसलिए उपयोगितावाद को यूज नहीं करेंगे हम महात्मा गांधी के सर्वोदय को यूज करेंगे, जो सभी लोगों को साथ लेके चलने की बात करता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का सर्वोदय क्या बोलता है कि सभी जो अधिकारी हैं उनको सभी के कल्याण पे ध्यान देना है। लेट से अगर आपकी कोई स्कीम है, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, पीडीएस एक्ट है, तो वो जो भी उसके एलिजिबल लोग हैं उन सभी को शामिल करेगी। किसी को भी किसी कास्ट के बेस पर, किसी जेंडर के बेस पर उसको हम अलग नहीं करेंगे, सर्वोदय करेंगे, सभी का सभी प्रकार से उदय करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और फिलोसॉफिकल एंगल हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं जॉन रॉल्स का, जो कि न्याय का सिद्धांत देते हैं। और वो क्या बोलते हैं न्याय को? जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत देते हैं, न्याय के रूप में निष्पक्षता। जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत देते हैं, वो एक सिद्धांत देते हैं जिसको बोलते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का पर्दा। अब ये सिद्धांत क्या है? अब ये कोई नया सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ये सारे सिद्धांत हमने अलग अलग जगह पे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स में पढ़ रखा है, बस वहां से हम वो चीजें पिक कर रहे हैं जो कि इंपार्शियलिटी के बारे में है। ठीक है, तो ये सिद्धांत अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं समझा देता हूं। जॉन रॉल्स अपना न्याय का सिद्धांत देते हुए क्या कहते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में व्यक्ति है या फिर कोई भी पावरफुल व्यक्ति है, जब भी वो डिसीजन ले रहा है किसी लोगों के बारे में, तो उसे अज्ञानता के पर्दे में होना चाहिए। अज्ञानता का पर्दा मतलब कि जब मैं डिसीजन ले रहा हूं तो मेरे माइंड में ये होना ही नहीं चाहिए, मुझे ये पता ही नहीं होना चाहिए कि मैं कौन सी कास्ट का हूं, मैं कौन से धर्म का हूं, मैं कौन से जेंडर का हूं। साथ में जिस व्यक्ति के लिए मैं कल्याण कर रहा हूं, जिस व्यक्ति के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता होना चाहिए कि वह कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से मूलवंश का है, कौन से रंग का है। मुझे इन सभी चीजों से ऊपर उठ के उसके लिए कल्याण करना है, उसको न्याय प्रदान करना है। यह है आपके अज्ञानता के पर्दे की अवधारणा, वेल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा। तो यही चीज है, जैसे इसमें एग्जांपल आप कुछ भी डाल दोगे तो ये चीज आपको सीधे तौर पर इंपार्शियलिटी को लिंक करती है। और एग्जांपल कुछ भी डाल दो कि पीएम पोषण योजना में आप जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी स्कूल के बच्चों को भोजन करवाते हो। कभी आपने देखा है मिड डे मील के अंदर ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं यार तुम इस कास्ट के हो, तुम खाना नहीं खाओगे? नहीं, सारे कास्ट के बच्चे एक साथ बैठकर, हम ये नहीं देखते कि कौन सा बच्चा कौन से कास्ट का है, हम सारे बच्चों को खाना खिलाते हैं पीएम पोषण योजना में, मिड डे मील योजना में। ठीक है, एक और सिद्धांत हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं बी आर अंबेडकर जी को, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता क्या बोलती है कि जो भी हमारे संविधान के मूल सिद्धांत हैं, जैसे कि न्याय, जैसे कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उन सबको आपको लेटर और स्पिरिट में फॉलो करना है। तो सिंपल सी बात क्या है कि वो चीज भी निष्पक्षता को लेके चल रही है कि हमें जब कानून की नजर से हम देखेंगे तो सभी लोग क्या होंगे? हमारे समान होंगे। हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को फॉलो करेंगे, धर्म निरपेक्षता को फॉलो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे दोगे कि अगर कोई भी दंगे हो रहे हैं, कोई भी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो उसमें पुलिस प्रशासन या प्रशासन जो है तो किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकता, उसको सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, तो इस तरह से ये चार सिद्धांत ऐसे मिले हैं मुझे जहां पर हमने इंपार्शियलिटी को लेके चला है। तो इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई सिद्धांत आपने किसी थिंकर का पढ़ा है जो कि इंपार्शियलिटी से लिंक होता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर हम आपको बता देंगे कि आप सही सोच रहे हो या नहीं सोच रहे। ठीक है, तो ये चार सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत पर्टिकुलरली आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज आपको समझ में आ ही गए होंगे ब्रीफली। फिर भी जब हम फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो पूरा टॉपिक करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, वहां पर आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस निष्पक्षता का हमारे प्रशासन में क्या प्रासंगिकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा लिए हैं मैंने, क्यों? क्योंकि जिससे कि आपको अलग अलग डायमेंशंस पता पड़े। ऑल्दो एग्जाम में आपको इतने सारे पॉइंट्स नहीं लिखने होते हैं, मैक्सिमम एक डायमेंशन में आप 5 से 6 पॉइंट ही लिखते हो, लेकिन कैसे आपको पॉइंट्स जनरेट करने हैं वो आप सीखो थोड़ा ना, अलग अलग डायमेंशन से। जैसे एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा पॉइंट है कि कोई भी ऐसी चीज जो पॉजिटिव चीज है वो जनता का विश्वास बढ़ाती है ना। ये पॉइंट आप बहुत जगह यूज कर सकते हो कि जन विश्वास को मजबूत बनाती है। जनता का प्रशासन पे विश्वास बनेगा अगर प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करेगा। कोई भी एग्जांपल इसमें डाल दो आप, जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग टीएन शेषान के टाइम पे, आफ्टर टीएन शेषान भारतीय निर्वाचन आयोग जब इंपार्शियल हुआ तो जनता का विश्वास बढ़ा।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे। इस तरह का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर लोकल किसी डीएम का एग्जाम्पल आपको पता हो वो भी आप डाल सकते हो। दूसरी चीज, कानून के समक्ष समानता, पॉलिटी की चीजें हमें कैसे उठा के आनी है। कहीं पर भी इक्वलिटी की बात चल रही है, विधि के समक्ष समानता को उठा के ले आओ, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता उठा के ले आए, हमने बता दिया कोई भी एग्जांपल डाल दो कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को देखकर हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे या फिर उस पर काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि भाई केस का मेरिट क्या है, उसने कोई जुर्म किया है नहीं किया है, क्या क्या चार्जेस हैं, ठीक है। हम किसी धर्म जाति के आधार पर नहीं करेंगे। कहीं पर होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर जातियां होती हैं, उनको लेकर ऐसी पूर्व धारणा होती है कि यार ये जाति तो चोरी करने में एक्सपर्ट है, तो हम उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। और क्या पॉइंट बना सकते हैं हम पॉइंट बना सकते हैं कि शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की परिभाषा मैंने समझाई थी आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार क्या होती है, जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। जब वो सरकार जो है आर्बिट्ररी रूप से किसी को भी कुछ नहीं कर सकती, उसको निष्पक्ष होकर ही काम करना है, मतलब क्या है, उसकी शक्तियों को हमने रोक दिया, उसका दुरुपयोग नहीं होने दिया। जैसे कि एक आईएएस ऑफिसर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने किसी दोस्त को टेंडर दे दे, अपने किसी जानकर के फर्म को टेंडर दे, नहीं, उसको ओपन टेंडरिंग ही करनी पड़ेगी, उसको निष्पक्ष होकर ही टेंडर देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या पॉइंट्स हम जनरेट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो बढ़ जाएगी, निष्पक्ष होकर काम करोगे तो आप सभी पक्षों का मूल्यांकन करोगे। अगर आप एक पट्टी बांध के बैठे हो कि नहीं मुझे तो इसको ही काम देना है, मुझे तो इसी धर्म के लिए काम करना है, तो आपके डिसीजन में क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी कब आएगी, जब आप सभी पक्षों का मूल्यांकन करोगे, तभी तो आप सर्वोत्तम प्रतिभा चुन पाओगे। यूपीएससी के एग्जाम प्रोसेस को हम फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां निष्पक्षता है। किसी भी स्टूडेंट के प्रति या किसी भी धर्म जाति विशेष के प्रति यूपीएससी के कोई क्लोजनेस नहीं है, वो सभी बच्चों को क्या करता है, फेयर प्रोसेस से जो है रिक्रूट करता है। इसलिए बेस्ट आईएएस ऑफिसर्स, बेस्ट आईपीएस ऑफिसर्स हमारे देश को मिल पाते हैं, क्वालिटी ऑफ जो डिसीजन मेकिंग है वो हो पाती है। और जब मैं बात कर रहा हूं निष्पक्षता की, धर्म में भेदभाव नहीं करना, तो सामाजिक सद्भाव तो बना के रखते हो ना। आज किसी विशेष राज्य के अंदर किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाली सरकार है, इसलिए वहां पे दंगे हो जाते हैं। अगर सरकार सभी धर्मों को एक साथ लेके चलेगी तो दंगे क्यों होंगे, सभी धर्मों की चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो दंगे नहीं होंगे। आप किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करोगे तो भैया दंगे की संभावना बढ़ जाएगी। तो सामाजिक सद्भाव रखना है आपको, तो आपको सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को एक साथ लेके चलना होगा। कैसे हम पॉइंट्स बना रहे हैं, ये पॉइंट सोशियोलॉजी से उठाया, ये पॉइंट हमने पॉलिटी से उठाया, ये पॉइंट हमने इन जनरल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया, ये पॉइंट भी हमने एथिक्स के स्टैंडर्ड पॉइंट से उठाया। इस तरह से पॉइंट्स जनरेट करने हैं हमको, ठीक है। ये भी एक और पॉइंट हो गया पॉलिटी का कि लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करेगी, ठीक है। इस तरह से पॉइंट बन सकता है। अब पॉइंट उठाएंगे इकोनॉमी से। इकोनॉमी के अंदर हमने पढ़ा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, ऐसा विकास जो सभी के लिए अवसर उत्पन्न करेगा। ये लो, उठा लो पॉइंट, विकास और समावेशी वृद्धि को समर्थन देता है। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट से सिमिलर दिखने वाले जो आपकी कंसेप्ट्स हैं उनको उठाकर आपको पॉइंट्स बनाना है और एग्जांपल लिख देना है। जैसे कि आप बोल दो कि समावेशी वृद्धि, इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे दो, आप कोई भी एमएसएमई वाला एग्जांपल दे दो जिससे कि समावेशी समृद्धि हो रही है, ठीक है। आप एक और सोशियोलॉजी का पॉइंट, विविधता में एकता, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स उठाने हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के, समावेशी विकास, विविधता में एकता, विधि का शासन, ये सारे पॉइंट्स बनाने हैं हमें। मैं स्पून फीडिंग नहीं करता, मैं आपको तरीके बता रहा हूं पॉइंट्स जनरेट करने के, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में सीधा सवाल नहीं आएगा, सवाल घूम फिर के आएगा। तो कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से हमें पॉइंट उठाने हैं वो आप चीजें सीखते, ठीक है। चलिए, ये तो सेम बात वही इंग्लिश में दी हुई है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज, अब हम आते हैं नॉन पार्टीजनशिप यानी गैर पक्षपातिता पे। और अब हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीजनशिप में। देखो, इम्पार्शियलिटी एक ब्रॉड टर्म है कि हमें किसी भी पक्ष का नहीं होना, हमें सभी पक्षों का एक समान मूल्यांकन करना है और ऑब्जेक्टिव होकर डिसीजन लेना है। लेकिन जो नॉन पार्टीजनशिप है, जो गैर पक्षपातिता है, वो निष्पक्षता के बड़े गोले के अंदर ही एक स्पेसिफिक वैल्यू है। मतलब कि अगर मैं ये एक बड़ा गोला बना हूं इम्पार्शियलिटी का, तो इसके अंदर एक छोटा गोला होगा नॉन पार्टीजनशिप का। तो नॉन पार्टीजनशिप क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में काम नहीं करेंगे या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टी के विरोध में काम नहीं करेंगे, उसके लिए सभी एक समान होंगे। यानी जो भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट कि राजनीतिक रूप से तटस्थ रहेंगे,
और किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा, समूह का पक्ष लिए बिना या उसका विरोध किए बिना अपने कर्तव्य का पालन निष्पक्ष होकर करे। यानी क्या है, नॉन पार्टिजनशिप एक बहुत एक्यूरेट बात है, एक बहुत ही सीमित बात है कि सिविल सर्वेंट्स राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेंगे। वो क्या हो जाएगा, नॉन पार्टिजनशिप हो जाएगा। जबकि निष्पक्षता एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, चाहे जाति, लिंग, किसी भी आधार पर हमें पक्षपात नहीं करना, वो निष्पक्षता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो हमें उस अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर गैर पक्षपातीयता पे सवाल आएगा तो हमें केवल राजनीतिक रूप से तटस्थ होने की बात करनी है, बाकी जाति, धर्म, इनकी बात नहीं करनी है। समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। चलिए अब हम ढूंढते हैं कि ओ यार निष्पक्षता लिख दिया क्या, यहां पर आएगा गैर पक्षपातीयता। ठीक है, ये आप सही कर लेना, अगर नोट्स में भी हो तो वहां भी सही कर लेना उसको। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पार्टिजनशिप, गैर पक्षपातीय का दार्शनिक आधार। कौन कौन से दर्शन शास्त्र वाले लोगों ने गैर पक्षपातीयता की बात करी है? तो सबसे पहले जिसने ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले डेवलप किया वो थे वेबर भाई साहब। वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो आपने पबेड में पढ़ा होगा, वहां पर जो वेबर की ब्यूरोक्रेसी है उसका आधार क्या था, उसका आधार पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी थी। वेबर कहते हैं कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्टेट के लिए काम करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करना। ठीक है, वही चीज टीएन शेषान का एक कोट, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि मैं भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूं। एग्जैक्ट कोट यहां पे फिट बैठ जाएगा। ठीक है, टीएन शेषान हम कहीं से भी पकड़ के यूज कर लेते हैं सर को। ठीक है, ये समझ में आ गया कहां से हमें वेबर के मॉडल से गैर पक्षपातीता मिली। दूसरी चीज, एक सिद्धांत हम पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जब हम जॉन लॉक को पढ़ते हैं, जब जॉन लॉक को हम मॉरल थिंकर्स के अंदर पढ़ते हैं वर्ल्ड के, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत। और इवन जो पॉलिटी के लोग हैं जिन्होंने बीए वगैरह में पॉलिटी पढ़ी होगी या फिर शायद 11th-12th में भी आ जाता होगा ये, वहां अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर भी आपने ये सिद्धांत पढ़ा होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जॉन लोग बोलते हैं कि राज्य का जन्म कैसे हुआ है, कि स्टेट और गवर्नमेंट का जन्म कैसे हुआ है, कि जो हमारी जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, उन्होंने अपने कुछ अधिकारों को त्याग करके सरकार के पक्ष में दिया है कि भैया ठीक है आप हमें मैनेज कर लो, आप हमें ये बता दो कि अच्छा हम इस सीमा से बाहर नहीं रह सकते, ओके हम ये काम नहीं कर सकते, ओके हम किसी को मार नहीं सकते, ओके हम एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो तेज आवाज में म्यूजिक नहीं बजा सकते। ठीक है, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, लेकिन भैया बदले में आप भी हमको कुछ दो। क्या दोगे बदले में? आप हमको सुरक्षा दोगे, आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, आप हमें शिक्षण संस्थान दोगे, आप हमें हेल्थ दोगे। यानी एक टू वे रिलेशनशिप है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता होता है नागरिकों और सरकार के बीच में कि नागरिक अपने कुछ अधिकार सरकार को देते हैं, बदले में सरकार उनको कुछ सुविधाएं देती है। दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट से कैसे आपकी राजनीतिक निष्पक्षता निकलती है, अब वो समझो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया नागरिकों के अंदर और सरकार के अंदर, तो मुझे एक बात बताओ कि ये सारे नागरिक आपके लिए सेम है ना? ठीक है, अगर ये सरकार राजनीतिक रूप से, कुछ राजनीतिज्ञ जो हैं वो अपने स्पेसिफिक लोगों को मदद करना चाहें नागरिकों में से, तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं सर, ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सभी लोगों से हुआ है, तो ब्यूरोक्रेट्स का ये काम है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी उनके ऊपर बनती है वो फुलफिल करें और सभी नागरिकों से एक समान व्यवहार करें। उसमें किसी भी राजनीतिक दल का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि उसके हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर सामाजिक अनुबंध में दिखा रखी है, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हो अशोक खेमका जी का, कि भैया उन्होंने जनता के लिए काम किया, 50 से ऊपर ट्रांसफर हो गए, पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में वो नहीं आए। ठीक है, अगली बात गांधी जी की। भैया गांधी जी ने कहा कुछ बोला है? बिल्कुल बोला है सर। गांधी जी ने 7 पाप का सिद्धांत दिया है, उसमें से एक सिद्धांत है बिना सिद्धांत की राजनीति एक पाप है। ठीक है, पॉलिटिक्स विदाउट मोरालिटी इज अ सिन। ओके सर, बहुत आसान है। यानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो ब्यूरोक्रेट्स को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होकर रखें। ऐसे नहीं कि वो अपने सिद्धांत भूल जाएं और किसी ब्यूरोक्रेट को अपने पार्टी के लिए काम करने का निर्देश देने लगे।
ठीक है। और साथ में ब्यूरोक्रेट्स की भी जिम्मेदारी है कि जब भी वो किसी राजनीतिक दल के साथ काम कर रहे हैं तो एकदम निष्पक्ष होकर काम करें, अपनी मोरालिटी, अपने कोड ऑफ कंडक्ट, अपने जो सिविल सर्वेंट्स के वैल्यूज हैं उन सबको फुलफिल करते हुए काम करें। ठीक है। इस तरह से आप कुछ 3 सिद्धांत ऐसे ढूंढ सकते हो जहां पर गैर पक्षपातीयता को एक्सप्लेन किया हुआ है मॉरल थिंकर्स ने। इसके अलावा भी आपको लगता है कि किसी सिद्धांत में राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होने की बात कही गई है किसी भी तरीके से, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसको भी यहां पर आप ऐड कर सकते हो अगर हम आपको बोलते हैं कि हाँ वो चीज ठीक है। ठीक है। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इस गैर पक्षपातीयता का क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ही स्पेसिफिक बातें करनी है आपको यहाँ पे। निष्पक्षता में आप कुछ भी बोल सकते हो, पर गैर पक्षपातीयता वाले पॉइंट में, नॉन पार्टीशन वाले पॉइंट में आपको बहुत ही माइन्यूट बातें करनी है कि राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना है केवल। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझो वो है ये उत्तरदायित्व का चक्र, अकाउंटेबिलिटी साइकिल इससे सुनिश्चित होती है। कैसे? मुझे एक बात बताओ कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स किसके प्रति अकाउंटेबल हैं? अगर कोई ब्यूरोक्रेट कोई गलती करता है तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेते हैं? उनके खिलाफ एक्शन सरकार ही तो लेती है। उनके खिलाफ कोई मंत्रालय में फाइल जाती है, वही तो एक्शन लेते हैं। उनका ट्रांसफर मंत्री वगैरह ही तो करते हैं। मतलब क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, यानी ब्यूरोक्रेट्स मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी हैं, तो उन्हें निष्पक्ष होकर काम करना है। अगर आज एक पर्सन आपके प्रति उत्तरदायी है तो आप जो है दोनों साठ गांठ कर दोगे तो उत्तरदायित्व तो गई। ठीक है, तो साठ गांठ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब राजनीतिक रूप से निष्पक्षता होगी, गैर पक्षपातीयता होगी, तो ये वाला जो हमारा पहला पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी साइकिल का, वो बढ़िया से काम करेगा। अच्छा, आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है? पॉलिटी के अंदर मुझे एक बात बताइए, जो मंत्री परिषद या फिर जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सर वो होता है लोकसभा के प्रति, या फिर स्टेट में बात करूं तो विधानमंडल के, विधानसभा के प्रति होता है। ठीक है, यानी सेकंड पॉइंट, मंत्री लोग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं या फिर मैं कहूं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। चलिए मुझे बताइएगा, लोकसभा के अंदर जो एमएलए और एमपीज हैं इनको कौन जिताता है? इनको कौन सत्ता में लेके आता है? सर इनको सत्ता में लेके आते हैं हम लोग, नागरिक लोग वोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एमपी एमएलए हैं इनकी उत्तरदायित्व कौन तय कर रहा है? इनका उत्तरदायित्व हम लोग तय कर रहे हैं, नागरिक। ये क्या है? ये एक पूरी साइकिल है, एक पूरी चेन है उत्तरदायित्व की, जो ब्यूरोक्रेट से शुरू होती है। ब्यूरोक्रेट उत्तरदायी है मंत्रालय की तरफ, मंत्रालय उत्तरदायी है आपके विधानमंडल की ओर, और विधानमंडल उत्तरदायी है जनता की ओर। तो ये जो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर गैर पक्षपातीयता होने पर ही कंप्लीट होती है। अगर साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी तो ये दोनों आपस में साठ गांठ कर लेंगे। इसलिए ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए कि जो हमारा उत्तरदायित्व का चक्र है वो पूरा फिलफिल होता है आपके राजनीतिक निष्पक्षता के लिए। अब बाकी पॉइंट्स हम इजी इजी बना लेंगे। क्या बोल लेंगे हम? वही बात, जनता का विश्वास। भाई जब आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होकर काम करेगी तो जनता का विश्वास बना रहेगा सिस्टम में। सिंपल सा पॉइंट। समता और न्याय वाली बात हम कह सकते हैं। ठीक है, हम ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शासन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। इसका क्या मतलब है? भाई जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो तो आएंगी 5 साल के लिए सत्ता में। जैसे राजस्थान में तो यही कल्चर है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो भैया शासन में स्थायित्व कैसे आएगा? अगर सारा काम ये राजनीति के लोग करवाएंगे ब्यूरोक्रेट से अपने अकॉर्डिंग, तो 5 साल तो भैया एकदम सरकार चल रही है एक धर्म की, फिर 5 साल उस धर्म को क्रैश किया जा रहा है, दूसरे धर्म के लिए काम हो रहा है, फिर वापस 5 साल वो धर्म, फिर 5 साल वो धर्म। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? हमको सबको साथ लेके चलना है, हमें पॉलिसी में कंटिन्यूटी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि 5 साल तो एक विशेष तरह की संस्थाओं को दान ज्यादा मिल रहा है, फिर 5 साल उस धर्म की संस्थाओं को दान मिल रहा है सरकार की तरफ से। नहीं, एक कंटिन्यूटी, एक रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, तभी तो एक सही तरीके से लॉन्ग टर्म में हमारी सरकार काम कर पाएगी। इसलिए शासन की कंटिन्यूटी के लिए बहुत जरूरी है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो राजनीतिक रूप से निष्पक्ष है, क्योंकि उनको तो परमानेंटली काम करना है। ठीक है ना। फिर भ्रष्टाचार को रोकेगी। भैया भ्रष्टाचार क्यों हो पाता है? जो 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम के सारे जो घोटाले हुए, ये इसलिए हो पाए क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में और जो आपके राजनीतिक दल थे इनके लोगों में साठगांठ थी। तो ये अगर साठगांठ नहीं होगी तो भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी पॉलिसीज हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से होगा। ये सारी जो चीजें, एमजी नरेगा, छात्रवृत्ति राशन, ये वगैरह,
लोकतंत्र और संविधान इसकी रक्षा होगी। ये राजनीतिक दल तो बेच खाए देश को, ये तो ब्यूरोक्रेट्स तो बचा के बैठे हैं। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है मतलब ऐसा मत लिख देना, ये तो मैं मजाक के लिए बता रहा हूं केवल आपको। चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, दिख तो रही होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, संसाधनों का न्यायपूर्ण संतुलित उपयोग है। ये सारे पॉइंट्स बनाने वाले पॉइंट है जो आप बना सकते हो आराम से, कि राष्ट्रीय एकता जो है वो इसमें मजबूत होगी। स्थायी कार्यपालिका है आपकी ये, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर ब्यूरोक्रेट्स किसी पार्टी के हो जाएंगे, जब सरकार चेंज होगी, जैसे वेस्ट बंगाल में आज सरकार चेंज हुई, तो कितनी दिक्कत आएगी आप सोचो आप, क्योंकि उन ब्यूरोक्रेट्स ने 15-15, 20-20 साल उस पार्टी के लिए इतना काम किया कि अब जब दूसरी पार्टी सत्ता में आ गई है तो विश्वास कैसे करेंगे वो उस ब्यूरोक्रेट के ऊपर। तो ये चीज प्रॉब्लम आ जाएगी जब आपके ब्यूरोक्रेट्स किसी राजनीतिक दल के लिए स्पेसिफिक काम करेंगे तो। ठीक है, चलिए ये तो वही सेम बात हो गई इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा नॉन पार्टीजनशिप और जो हमारी इम्पार्शलिटी है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं यार हमारे सामने, है ना। इन दोनों के चैलेंजेस हमने एक साथ क्लब करके पढ़ रखे हैं, अगर स्पेसिफिक भी पूछ लेगा तो आप बता दोगे भाई। अगर इम्पार्शलिटी का सवाल आया, निष्पक्षता का आया, तो सारे पॉइंट वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो गैर पक्षपातीयता है वो निष्पक्षता का ही गोले का पार्ट है। लेकिन अगर सिर्फ सवाल आया गैर पक्षपातीयता के चैलेंजेस पे, तो आपको सिर्फ वही पॉइंट्स इसमें से लेने हैं जो कि राजनीतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होने के पॉइंट है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप। राजनीतिक क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट से काम में हस्तक्षेप करेंगे, कोई काम उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ट्रांसफर कर देंगे। अशोक सिंह का एग्जांपल, 50 से ऊपर ट्रांसफर हो गए बेचारे के। ठीक है, दूसरी बात, क्या दिक्कत क्या सिर्फ उस तरफ से है? नहीं, दिक्कत हमारे यहाँ की तरफ से भी है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें यस मिनिस्टर सिंड्रोम है कि जी सर, हाँ सर, यस मिनिस्टर, जो आप बोलेंगे वही होगा। एग्जाम्पल हुआ क्या, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही विद्वान मंत्री थे, पता नहीं 12वीं पास भी थे या नहीं थे, बहुत ही विद्वान मंत्री थे वो। एक अपने किसी बाबा के पास गए, उन बाबा ने उनको बोला कि ये पुत्र, कि आपके राज्य में एक जगह है, वहां पर 1000 किलो सोना है नीचे। वो बोले अच्छा महाराज बताओ कहाँ है। तो उन बाबा ने ऐसे ऐसे करके उनको जगह बता दी कि ये जगह है, यहाँ पे नीचे आपको 1000 किलो सोना मिलेगा, चालू करवाओ एक्सकवेशन, उत्खनन चालू करवाओ। वो मंत्री आया, उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर को फोन लगाया उस स्टेट के कि भैया ये जगह है, यहाँ पर खुदाई चालू करवाओ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं करी, विद जीरो साइंटिफिक स्टडी उन्होंने सीधे तौर पर एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट निकला 0, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या एएसआई को ऐसे काम करना चाहिए था कि कोई मिनिस्टर ने आपको कह दिया बस वहां खुदाई चालू करो तो आपने चालू कर दी? आपने कोई साइंटिफिक उसका वो नहीं करा कि जो मिनिस्टर बोल रहा है उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, कुछ नहीं। आपने बस उस मिनिस्टर को खुश करने के लिए कि यार सर ने कहा है, सर की नजरों में नंबर कमाने हैं, अपना नाम करना है, अच्छी पोस्टिंग लेनी है, तो चलो सर ने कहा है जो काम कर दो। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, अपने रिस्क पे लेना। आप सभी लोगों ने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा होगा, आपके राजस्थान की बहुत ही प्रतिभावान आईएएस ऑफिसर है टीना डाबी जी, कोई बीजेपी के मंत्री आए थे या कोई शायद एमएलए थे या मंत्री थे, उनके सामने सर सर ऐसे करके कम से कम 20 बार उन्होंने झुकी हुई। मतलब क्या जरूरत है यार, आप इतने अच्छे सिविल सर्वेंट हो, आपको ठीक है आपने आदर सम्मान के लिए एक बार उनका सम्मान कर लिया, नमस्कार कर लिया, दैट्स इट। आप क्यों उनके सामने 50 बार झुक रहे हो, क्यों 10 बार झुक रहे हो? जरूरत ही नहीं है कि आपको नंबर लेने हैं उनके आगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं फिर वही कह रहा हूं कि रिस्की एग्जाम्पल है, आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया है, दूसरे राज्य का एग्जाम्पल है, एकदम ऑथेंटिक एग्जाम्पल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नौकरशाही का राजनीतिकरण। जो हमारे नौकरशाह लोग हैं वो क्या करते हैं ब्यूरोक्रेसी वाले, कि यार मुझे अच्छी पोस्टिंग चाहिए, यार रिटायरमेंट के बाद आरपीएससी मेंबर बनना है, यार कोई उसका वो करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं यार, चुनाव लड़ना है। देखा होगा आपने कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट चुनाव लड़ते हैं। तो कैसे लड़ पाओगे चुनाव भाई, जब आप सर्विस में हो तो आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करना पड़ेगा, तभी तो वो आपको अच्छी पोस्ट पे लगाएगी, तभी वो आपको आरपीएससी का मेंबर बनाएगी। ठीक है, तो इन सबके लिए क्या होता है कि हम चुनाव में भाग लेने के लिए आफ्टर सेवानिवृत्ति के लिए किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर ये तो सारे पॉइंट्स हो गए हमारे उसके राजनीति वाले के। अब इन जनरल पॉइंट्स के हमारे यहाँ सामाजिक पूर्वाग्रह बहुत होते हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं उनके खुद के पूर्वाग्रह हैं
कि यार ये जाति के लोग ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं। जैसे पुलिस वाले, उनका बहुत रहता है ऐसा, जातिगत हिंसा में पुलिस किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करती है। मीडिया का भी दबाव कई बार होता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। लेट्स से कि आपने देखा बहुत बार होता है ये, है ना, कि कोई मान के चलिए कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, वो केस बहुत हाईलाइट हो गया, या फिर कोई भी केस है, लेट्स से कोई सांप्रदायिक हिंसा का ही केस है। अब क्या होगा कि मीडिया का दबाव है भैया, कि देखते हैं सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है, क्या इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। सरकार का दबाव है कि भैया बुलडोजर चलाना है। अब बुलडोजर जस्टिस कहां तक ठीक है पता नहीं है, जो वो ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है उसके ऊपर इतना दबाव है कि यार अगर मैंने बुलडोजर नहीं चलाया या मैंने फेक एनकाउंटर नहीं करवाया तो मीडिया तो मुझे खा जाएगी। तो क्या करता है वो, लेके बुलडोजर पहुंच जाएगा, लेके फेक एनकाउंटर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मीडिया का दबाव और लोकप्रिय जनमत के उसमें आगे भी जो ब्यूरोक्रेट्स है वो काम कर लेते हैं। फिर भ्रष्टाचार और संरक्षण नेटवर्क, भाई ये सारे 2G घोटाला वगैरह क्यों हो पाए, चारा घोटाला क्यों हो पाया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपके राजनीतिक रूप से साझा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस हैं आपके। इसके बाद क्या होना चाहिए भाई, क्या करें, अब ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है जिससे कि इंपार्शियलिटी और नॉन पार्टिजनशिप हमारे सिस्टम में आ पाए। तो देखिए, आपको बनाना है एक सिविल सर्विसेज बोर्ड। ये क्या होता है, ट्रांसफर्स के लिए हम सीधे तौर पर मंत्रियों को पावर ना देकर हम एक सिविल सर्विस बोर्ड बना लें, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी हो, सीएम भी, या फिर सीएम का कोई नॉमिनेटिव मिनिस्टर भी हो, मतलब सबको मिलके एक बोर्ड बन जाए। ये बोर्ड क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2013 में, एक जजमेंट आया था आपका TSR सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ 2013। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया था कि आप जो है सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफर ऐसे मत करो, एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाओ। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि जो ट्रांसफर होंगे वो आर्बिट्री रूप से नहीं होंगे बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीके से होंगे। फिर सेवानिवृत्ति के बाद कूलिंग ऑफ काल होना चाहिए ना भाई। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब कि जब कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हुआ तो 3 या 5 साल तक उसको चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ काल, जिससे कि वो अपने सेवा काल में उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम ना करें। फिर आप आपके कानूनी और नैतिक ढांचे को मजबूत क्यों नहीं करते हो, आप 1964 की जो सिविल सेवक आचरण नियमावली उसका यूज कर रहे हो। अबे मॉडर्न डे के हिसाब से करो ना, मॉडर्न डे के साथ उसमें चेंजेस लेके आओ। ठीक है, पारदर्शिता और नियम आधारित शासन होना चाहिए आपका, ई गवर्नेंस, डिजिटलीकरण, ये सबको बढ़ावा दो, जिससे कि क्या हो जाए, अपने आप से ही इंपार्शियलिटी आ जाए सिस्टम के अंदर। संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता कौन सुनिश्चित करेगा, आज आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 50 तरह के आरोप लगते हैं, सीबीआई आपके सरकार के इशारे पे काम करती है, ये सारी संस्थाओं को फ्री हैंड देना पड़ेगा आपको, तब जाके सिस्टम में इंपार्शियलिटी आ पाएगी। ठीक है, जैसे यूपीएससी को भी आपने ऑटोनॉमी दे रखी है, उस तरह से औरों को भी मिलनी चाहिए। संवैधानिक और नैतिक मूल्यों में आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, जो भी अधिकारी सिस्टम में आ रहा है उसको ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, कैसे इसको जीवन भर जो है वो इंपार्शियल और नॉन पार्टिसिपेट के साथ काम करना है। मीडिया और नागरिक समाज पर भी आपको कड़ी निगरानी द्वारा भी कड़ी निगरानी रखनी होगी, जैसे कि स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए आपकी, ऐसे नहीं कि मीडिया वाले जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से चीजें आप बता सकते हो। फिर आप कोई, अगर आपको और वैल्यू एडिशन करना है तो आप एक इस तरह से फॉर्मूला भी बना सकते हो एथिक्स के अंदर, बहुत इनोवेशन के तरीके हैं एथिक्स में। तो जैसे आप बोल दोगे पारदर्शिता प्लस जवाबदेहिता प्लस नैतिक प्रशिक्षण, इससे आपकी सरकार निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण हो जाएगी। इस तरह से आप एक फॉर्मूला भी बना सकते हो। इसके बाद हम कुछ रेलेवेंट कोट्स देख लेते हैं, बाकी सारे डायमेंशंस तो हमने कवर कर ही लिए, पर बीच बीच में या फिर इंट्रोडक्शन में या कभी कंक्लूजन में हमें कोई कोट डालना है तो वो भी हम डाल सकते हैं। कैसे, जैसे भागवत गीता का एक कोट है कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों को समभाव से देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है। सीधे तौर पर आपका क्या हो जाएगा, इंपार्शियलिटी वाली बात, कि सभी को एक समान भाव से देखना है। इमैनुअल कांट, ऐसा आचरण करो जिसको आप सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार कर सकते हो, ये तो आपने पढ़ाई था पहले, उसको आप कोर्ट के रूप में भी कहीं पे लिख सकते हो। फिर TN शेषान वाली वही बात कि सिविल सेवक का एजेंडा जनगणना होना चाहिए, या फिर वो वाला स्टेटमेंट कि आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आई एम द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी लिख सकते हो। फिर BR अम्बेडकर का कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज नॉट ए नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, कि संवैधानिक नैतिकता अपने आप से नहीं आएगी भैया, इसको डालना पड़ेगा, ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो।
इसके साथ ही हमारा जो ये डिस्कशन है वो अभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यूपीएससी के सवाल देखते हैं इस टॉपिक से क्या क्या आए हुए हैं। आरएस में तो नया ऐड हुआ है टॉपिक, तो सवाल कैसे आएंगे? यूपीएससी में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए हुए हैं। ऐसे सवाल आपके यहाँ भी आ सकते हैं कि क्या निष्पक्षता और गैर पक्षपातीय होना एक सफल सिविल सेवक के लिए अपरिहार्य गुण माने जाने चाहिए? उदाहरण से चर्चा करें। बहुत आसान है, आपको सिर्फ रेलेवेंस बताना है दोनों का अलग अलग पॉइंट के अंदर। और फिर अगर जैसे 10 नंबर में सवाल आएगा ऐसा, तो 2 पार्ट तो ये रेलेवेंस वाले हो गए, एक छोटा सा पार्ट आप चैलेंजेस का बना दो और एक पार्ट आपका वे फॉरवर्ड का बना दो। 4 पार्ट में आपका आंसर फिट हो गया। फिर सार्वजनिक सेवाओं में निष्पक्षता और गैर पक्षपातिता को मूलभूत मूल्य के रूप में क्यों माना जाता है? सेम वही बात, रेलेवेंस बताना है आपको। विशेषकर वर्तमान सामाजिक संदर्भ में बताओ और एग्जांपल्स दो। सेम बात है, एकदम सेम सवाल है दोनों, बस केवल लैंग्वेज चेंज कर दी। 18 में भी सेम सवाल है कि लोक प्रशासन में निष्पक्षता और गैर पक्षपातीयता, लोक सेवा में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत पूर्वापेक्षाएं। सेम बात, रेलेवेंस बतानी है। 4th क्वेश्चन कि निष्पक्षता और गैर पक्षपातीय में अंतर क्या है? यह सवाल भी आ सकता है। ये सिविल सेवक के लिए किस प्रकार आवश्यक है? वही रेलेवेंस है। यूपीएससी ने तो बार बार रेलेवेंस ही पूछी है, लेकिन क्योंकि हमारे आरएएस के अंदर तो फिलोसॉफिकल बेसिस लिखा हुआ है, तो ये सवाल ज्यादा बन सकता है कि जैसे कि इम्पार्शियलिटी का फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, फिर वो पूछ लेंगे कि ये प्रशासन में किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, इस तरह का सवाल बनने की संभावना ज्यादा है। तो हमने सारे डायमेंशंस कवर कर लिए, दोनों टर्म्स का मतलब समझ लिया, दोनों टर्म्स को ये देख लिया कौन कौन से फिलोसॉफी के अंदर दोनों टर्म्स आ रही हैं, दोनों के प्रति क्या क्या चैलेंजेस हैं वो देख लिए, रेलेवेंस देख लिया और क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है वो देख लिया। लगभग सारे डायमेंशन इस टॉपिक के हमने कवर कर लिए। ठीक है, जल्दी ही फाउंडेशन कोर्स आ सकता है, आ जाएगा मतलब, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स नियर है, जल्दी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन हमें एथिक्स को पहले से तैयार करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।